हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 151, मिस्टर मिस्टीरियस। अब आगे। उस शख्स ने ध्यान से इत्ती को सीधा खड़ा किया और मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरा एंट्रेंस पर वेट करना, तो तुम अंदर क्यों आई? इत्ती, जो उसकी मुस्कुराहट में किसी को देख रही थी, वो होश में आई, लेकिन उस शख्स की बात सुनकर वो कंफ्यूज हो गई। इत्ती ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला कि वो उसकी नाक खींचते हुए बोला, आई नो तुम्हें वेट करना नहीं पसंद। फिर उसने नीचे पड़ा इत्ती का बैग उठाया और उसे वहां से ले जाने लगा। इत्ती हैरानी से उसके पीछे जा रही थी। वो दोनों वहां से चले गए, लेकिन अपने पीछे सबके मन में कई सारे सवाल छोड़ गए। रेवान, पल्लवी ने रेवान के कंधे पर हाथ रखा। रेवान अभी भी उसी ओर देख रहा था जहां से इत्ती और वो शख्स गए थे। क्या ये लड़की उस अनंत की रिलेटिव है? डोंट नो। रेवान उसका हाथ झटक कर वहां से चला गया। पूरे कॉलेज में सब इत्ती के बारे में बात कर रहे थे। वजह थी अनंत। हम अनंत, जिसने 2 महीने पहले अचानक ही इस कॉलेज में एडमिशन लिया था। लोग उसके बारे में सिर्फ इतना ही जानते थे कि वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट था। यहाँ तक कि उसका सरनेम भी कोई नहीं जानता था। अनंत, जिसने आज तक कभी किसी स्टूडेंट से तो दूर की बात थी, कभी किसी टीचर से भी बात नहीं की, उसका आज रेवान के खिलाफ जाकर इत्ती को बचाना और उससे मुस्कुराते हुए बात करना किसी हॉट टॉपिक से कम नहीं था। तुम कौन हो? और तुमने वहां ये सब क्यों कहा? थोड़ी दूरी पर आते ही इत्ती ने उससे अपना हाथ छुड़वाया और उस पर बरस पड़ी। आई थिंक ये तुम्हारा थैंक यू कहने का तरीका है। वेल इट्स ओक। वो उसे देखकर फिर से मुस्कुराने लगा। इत्ती उसकी मुस्कुराहट में खो सी गई। उसने अनजाने में ही अपना हाथ उसके चेहरे को छूने के लिए बढ़ाया। कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लगी? अगर ऐसा है तो मेरी तरफ से ना है। नो डाउट तुम बेहद खूबसूरत हो, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं किसी रिलेशनशिप को हैंडल कर सकूं। उसने बीच में ही उसका हाथ पकड़ लिया। उसके होंठों पर अभी भी वही मुस्कान बरकरार थी। न नहीं। इत्ती अपने सेंस में आई। उसने एक बार फिर अपने सामने खड़े शख्स को देखा। उसकी हाइट और फिजिक काफी हद तक आहार्य से मिलती थी। यहाँ तक कि उसकी स्माइल भी हुबहू आहार्य की तरह थी। जब वो इत्ती की तरफ देखकर मुस्कुराता था, वही अंदाज, वही लहजा, लेकिन उसका चेहरा काफी एवरेज लुकिंग था। कुछ खास थी तो उसकी चश्मे के पीछे छुपी उसकी वो सिल्वर आईज। हाँ, वो आहार्य हो ही नहीं सकता था। आहार्य के फेशियल फीचर्स काफी यूनिक थे। मन ही मन सोचते हुए इत्ती ने उससे अपना हाथ छुड़वाया और बोली, मैंने तुमसे हेल्प नहीं मांगी थी, तो तुमने क्यों की मेरी हेल्प, जबकि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं? क्योंकि मेरे दिल ने कहा। उसने सर झुकाकर इत्ती को देखा। इत्ती 2 कदम पीछे हो गई। ये उसके साथ क्या हो रहा था? बिल्कुल इसी अंदाज में झुककर आहार्य उसकी बातों का जवाब देता था। इत्ती एक अजीब कश्मकश में घिर गई। उसने उसके हाथ से अपना बैग छीना और बिना एक भी बार पीछे देखे वहां से भाग गई। अनंत उसे तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसने अपना चश्मा निकाला। उसकी उन सिल्वर आइज में गहरी खाई जितनी गहराई थी। उसने अपनी एक्सरे जैसी आंखों से चारों तरफ देखा, जैसे कुछ स्कैन कर रहा हो। ये अश्योर करने के बाद कि वहां कोई कैमरा नहीं था, उसकी आंखों में एक तरह की सेटिस्फैक्शन आ गई। फाइनली तुमने अपना मौन व्रत त्याग दिया। पीछे से किसी की आवाज सुनते ही उसने फिर से अपना चश्मा पहना। उसका चेहरा एकदम प्लेन हो गया। रेवान और उसका ग्रुप उसके सामने आया। क्या तुम उस लड़की को जानते हो? रेवान ने सवाल किया। वो जानना चाहता था कि इत्ती से उसका क्या रिश्ता था। उसे इत्ती में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे तो अनंत में दिलचस्पी थी, जो उसके लिए किसी मिस्ट्री से कम नहीं था। 3 महीने पहले तक रेवान इस कॉलेज का टॉपर था, लेकिन 3 महीने पहले अचानक ही अनंत ने उसकी पोजीशन ले ली। खास बात ये थी कि इन 3 महीनों में अब तक किसी ने भी उसकी आवाज तक नहीं सुनी थी। शुरुआती कुछ दिनों में सबको लगा कि वो किसी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन सबका शक तब दूर हुआ जब अनंत ने कैंटीन में पार्ट टाइम जॉब करना शुरू किया।
न उसके पास खास लुक्स थे, न ही कोई पावरफुल बैकग्राउंड, लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ ही वक्त में लोग उसके दीवाने हो गए। इसका एक ही कारण था, उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस, जो वो बिना एक भी शब्द कहे अपनी स्किल्स प्रूव कर देता था। हमेशा की तरह अनंत ने एक नज़र उन्हें अपनी सिल्वर आई से बिना किसी इंटरेस्ट के देखा और वहां से बिना एक शब्द कहे चला गया। डैम इट, रेवान ने गुस्से से कहा। काम डाउन बेबी, तुम क्यों उसे इतना सीरियसली लेते हो? वो बस एक गरीब सा लड़का है, पल्लवी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। नहीं, उसका वो ओरा, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता। रेवान ने उस ओर देखा जहां से अभी अनंत गया था। उसके दिमाग में कुछ खटका वो लड़की। उसने मन ही मन कुछ सोच लिया था। इतनी भागते हुए जा रही थी कि कॉरिडोर के एंड में वो किसी लड़की से टकरा गई। हे, मैं कब से तुम्हें ही ढूंढ रही थी, उस लड़की ने अपनी सांसों को काबू करते हुए कहा। शायद वो भागते हुए यहाँ आई थी, उसकी सांसें तेज थी। इत्ती ने अपनी सांसों को काबू करते हुए परेशानी से पूछा, अब तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो? उद्धरण चिन्ह, पहले वो अजीब सा लड़का और अब ये, उसे यहाँ अपने अनचाहे रिश्तेदार क्यों मिल रहे थे, जिन्हें वो जानती तक नहीं। अरे तुम मुझे भूल गई, हम एक बार मॉल में मिले थे और एक ड्रेस के लिए लड़ रहे थे, फिर आहार य, इत्ती ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। शुश, इत्ती उसे एक कोने में ले गई। थोड़ी देर बाद वो दोनों अपनी क्लास में जा रहे थे। इत्ती ने उसे समझा दिया था कि वो उसकी आइडेंटिटी को हाइड ही रखे। वो लड़की जिसका नाम आंचल था, उसने भी उसकी बात मान ली। हाँ, उसे इसका रीजन काफी अटपटा सा लगा। उस वक्त उसके मन में ये ख्याल जरूर आया कि अगर आहार्य सिंह राजपूत उसका हस्बैंड होता तो दुनिया को चीख चीख कर ये बात बताती। इत्ती और आंचल क्लास में आए। किस्मत कहो या कुछ और, दोनों सेम क्लास में थे। इत्ती के क्लास में आते ही सब उसे अजीब नजरों से घूर रहे थे, खासकर लड़कियां। ये सब इसलिए क्योंकि अनंत ने तुम्हारी हेल्प की। क्या तुम उसे जानती हो? कौन है वो? आंचल काफी एक्साइटेड होकर उससे पूछ रही थी। कौन अनंत? इत्ती कंफ्यूज थी। अरे वही जिसने तुम्हारी हेल्प की थी। आंचल की बात सुनकर उसे उस लड़के की मुस्कान, उसका अंदाज याद आ गया, जो एकदम उसके पति से मिलता था। उफ, ये मैं क्या सोच रही हूँ? इत्ती ने अपना सर झटका और झुंझलाते हुए जवाब दिया, मैं नहीं जानती उसे। अरे हाँ, तुम तो कहाँ, और अनंत तो कैंटीन में एक छोटी सी जॉब करता है, पता नहीं कौन है। अचानक से आया और इस कॉलेज का चार्मिंग स्टॉट बन गया। लड़कियां उसकी इंटेलिजेंस की दीवानी है। सब स्टूडेंट उसे मिस्टर मिस्टीरियस कहते हैं। उसने एक लंबी सांस भरी और इत्ती का हाथ पकड़ते हुए धीरे से बोली। आज जाकर सबने उसकी आवाज सुनी। देखो, उसने तुम्हारी हेल्प की, इसलिए जाने अनजाने में तुम लड़कियों की हिट लिस्ट में आ गई हो, तो संभल कर रहना। आंचल उसे मिस्टर मिस्टीरियस यानी अनंत के बारे में बताते हुए उसके लिए फिक्रमंद थी। इत्ती को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने उबासी लेते हुए अपना सर टेबल पर रख लिए। आज जल्दी उठने की वजह से उसे तेज नींद आ रही थी। वो आहार्य को कल कॉलेज न आने के लिए मनाएगी। हम उसने मन ही मन एक प्लान रेडी किया। क्लास के सभी बच्चे सिर्फ उसे ही देख रहे थे, जिससे इत्ती को काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। क्लास में टीचर आई तो सबका ध्यान उनकी तरफ चला गया, और अब जाकर इत्ती ने कंफर्ट की सांस ली। एपिसोड 152, आई सॉ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अब आगे। प्रिंसिपल को जब पता चला कि कुछ सीनियर्स ने इतनी रेजिंग करने की कोशिश की थी, तो उन्हें पसीना आने लगा। तुम मुझे अब बता रहे हो? उन्होंने पियून पर भड़कते हुए कहा। डोंट वरी सर, वो ठीक है, वो जो लड़का है न, क्या नाम है उसका? हाँ, अनंत, उसने उसकी हेल्प की थी, पियून ने थोड़ा दिलचस्पी से बताया। व्हाट? अनंत ने। प्रिंसिपल हैरान थे। उनके लिए भी वो लड़का उतना ही मिस्टीरियस था जितना बाकी सब के लिए। उन्हें हायर मैनेजमेंट से ऑर्डर्स आए थे उसके एडमिशन के लिए। उस लड़के के पास न तो कोई प्रूफ था, न ही उसका अर्लियर एकेडमिक रिकॉर्ड। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रिंसिपल का इशारा इत्ती की तरफ था। पियोन के मन में बहुत सवाल थे, लेकिन उसने बस सर हिलाकर हामी भरी। टीचर ने मुस्कुराते हुए इत्ती को देखा और उसे अपने पास बुलाया। अटेंशन एवरीवन, शी इज इत्ती, योर न्यू क्लासमेट। इन्होंने सेशन लेट ज्वाइन किया है, सो आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इनकी स्टडीज में हेल्प करें।
टीचर की बात सुनकर सब इत्ती को और ज्यादा अजीब नजरों से देखने लगे क्योंकि उसने काफी लेट एडमिशन लिया था। सबका शक जायज भी था क्योंकि इस कॉलेज में किसी को भी ऑफ सेशन एडमिशन मिलना इम्पॉसिबल था। टीचर को भी ये बात अजीब लगी थी, स्पेशली प्रिंसिपल का ये कहना कि उन्हें इस नए स्टूडेंट का स्पेशल ख्याल रखना था। अब बेटा क्या तुम बता सकती हो तुम्हारी 12th में कितनी परसेंटेज थी? टीचर ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा। अम्मम वो इत्ती को समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे। वो कोई जवाब तैयार कर ही रही थी कि टीचर के फोन में एक मैसेज नोटिफिकेशन पॉप अप हुआ। इत्ती से नजर हटाकर उन्होंने अपने फोन में देखा तो वो हैरान हो गई। बेटा तुम अपनी सीट पर जाकर बैठो, उन्होंने कंफ्यूज एक्सप्रेशंस के साथ उसे जाने का इशारा किया। उफ बच गई, मतलब मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं। इत्ती अपनी सीट पर जाते हुए मन ही मन खुश हो रही थी। स्टूडेंट्स आज आपका एक टेस्ट है, उनके कहते ही सीट्स में शोर तेज हो गया। इत्ती जो जस्ट अपनी सीट पर बैठी ही थी वो परेशान सी हो गई। अरे नहीं, मैंने तो एक भी क्लास अटेंड नहीं की, मेरा टेस्ट नहीं होगा, उसने मन में सोचा और सुकून से बैठकर सभी बच्चों के परेशानी से भरे चेहरे देखने लगी। साइलेंस क्लास, ये ऑर्डर डिपार्टमेंट हेड की तरफ से है एंड वन मोर थिंग, ये आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस का नहीं है, इनफैक्ट ये आपके 12th तक के सिलेबस का है, उन्होंने तेज आवाज में कहा। हैरानी तो उन्हें भी हुई थी जब उन्होंने डिपार्टमेंट हेड का ये मैसेज पढ़ा था। स्टूडेंट जो अब तक शोर कर रहे थे वो रिलैक्स हो गए, लेकिन इत्ती जो रिलैक्स होकर सबके परेशानी से भरे चेहरे देख रही थी वो परेशान हो गई। मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं बल्कि बहुत बुरी है, इत्ती के बस आंसू ही नहीं आए थे। टीचर ने सभी को टेस्ट पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया और सब पर नजर रखने लगी ताकि कोई चीटिंग न करे। ये क्या है? अरे ऐसा तो कोई वर्ड ही नहीं था 12th तक के सिलेबस में। इत्ती ने 2 क्वेश्चंस देखते ही सोचा। वो थर्ड क्वेश्चन पर गई। हाँ ये तो देखा देखा लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा। उसका मन कर रहा था पेपर फाड़ कर फेंक दे। कैसा बेकार सा कॉलेज है, फर्स्ट डे कौन टेस्ट लेता है। इत्ती ने 5, 6, 7 क्वेश्चन पढ़ते हुए तिरछी नजर से अपनी बगल में बैठी आंचल को देखा, जो काफी सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ अपना पेपर कर रही थी। शायद मेरे हिस्से का भी यही लिख रही है। काफी देर तक इत्ती पेन घुमाते हुए अपने पेपर को देखे जा रही थी। उन 10 सवालों को उसने न जाने कितनी बार पढ़ा था। उसने उबासी ली और सामने देखा तो टीचर उसे ही देख रही थी। अरे ये मुझे क्यों देख रही है, कहीं इन्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। इत्ती ने एक फेक स्माइल पास की और पेपर पर कुछ लिखने लगी। हम नेम, क्लास, सब्जेक्ट लिखने के बाद उसने चोर नजर से एक बार फिर टीचर को देखा जो अब दूसरी साइड देख रही थी। इत्ती कुछ तो लिखना पड़ेगा, उसने पेन चबाते हुए सोचा और लिखना शुरू किया। टाइम्स अप बोलते हुए टीचर सबके पेपर्स कलेक्ट करने लगी। इत्ती के हाथ तेजी से कुछ लिख रहे थे। टीचर उसकी डेस्क पर आई और पूछा, आई आर डन बेटा। हम कहते हुए इत्ती ने उन्हें अपना पेपर दे दिया। इत्ती ने अपना हाथ स्ट्रेक किया। यार तुम्हारी राइटिंग तो बहुत अच्छी है, मैंने अभी हल्के से देखा था, आंचल ने अपनी उंगली सहलाते हुए उससे कहा। हम आई नो, इत्ती ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने मन में सोचा, बस राइटिंग ही अच्छी है। अरे तुम कहाँ जा रही हो? अभी एक क्लास और है फिर लंच ब्रेक है, उसे अपना बैग पैक करते देख आंचल ने पूछा। मैं घर जा रही हूँ, मेरा सर दर्द हो रहा है, इत्ती ने उबासी लेते हुए कहा, उसकी आंखों में नींद भरी थी। मैं एंट्रेंस तक चलती हूँ, वेट। वो खड़ी होने लगी तो इत्ती ने उसे रोक दिया कि वो चली जाएगी। दोनों ने अपने नंबर एक्सचेंज किए और इत्ती क्लासरूम से बाहर आ गई। चूंकि कॉलेज में क्लासेस लेने की कोई बाउंडेशन नहीं थी, जिसका मन होता था वही क्लासेस लेता था। अनंत लास्ट सीट पर विंडो के पास बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर में बैठा था। उसकी इंटेंस नजरें बोर्ड पर थी जहां टीचर बोर्ड पर किसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे थे। अचानक ही उसने गर्दन घुमाकर विंडो से बाहर देखा और उसके होंठों पर एक मुस्कान आ गई। शी इज सो लेजी। उसके होंठ बुदबुदाए और वो ग्राउट से गुजरती हुई इत्ती को एकटक देखने लगा। तुम्हारा ध्यान कहाँ है अनंत? उसे अपने बेहद नजदीक से किसी की आवाज आई।
जिससे उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। उसने गर्दन घुमाकर अपने पास खड़े प्रोफेसर को देखा। अब उसकी आंखें एकदम नॉर्मल थी। प्रोफेसर से अपना सवाल दोहराया, लेकिन उन्हें उससे जवाब की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसने इन 3 महीनों में एक शब्द भी नहीं कहा था। अब टीचर्स को भी उसके इस रवैये की आदत हो गई थी। उनकी हैरानी का एक कारण ये भी था कि क्लास के दौरान अनंत का पूरा फोकस बोर्ड पर होता था। यहाँ तक कि क्लास के दौरान वो अपनी नजरें एक सेकंड के लिए भी इधर से उधर नहीं करता था। सभी स्टूडेंट्स भी अनंत को देख रहे थे। अनंत ने अपने होठों को रोल किया और कुछ शब्द कहे। आई सॉ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। प्रोफेसर के साथ साथ पूरी क्लास भी हैरान थी। क्या उसने जवाब दिया? प्रोफेसर ने विंडो से बाहर देखा, वहां कोई नहीं था। वहां कुछ नहीं है अनंत, उन्होंने उसे देखते हुए कहा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, उन्हें अनंत से कोई जवाब नहीं मिला। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के बोर्ड को देख रहा था। उन्हें लगा कुछ देर पहले अनंत के वो वर्ड्स महज उनका भ्रम था। वो हैरान परेशान से फिर से पोडियम पर आकर पढ़ाने लगे। चश्मे के पीछे छुपी उसकी सिल्वर आंखों ने खिड़की के बाहर देखा। अब वो वहां नहीं थी। एपिसोड 153, इट्टी एट सिंह कॉर्पोरेशन। अब आगे। इट्टी के कैंपस से बाहर आते ही उसके सामने एक का आकर रुकी और ड्राइविंग सीट से एक करीब 35 साल का आदमी बाहर निकला। मैम, क्या आपको पैलेस वापस जाना है? उसने पोलाइटली सवाल किया। इत्ती उसे पहचान गई। वो आहार्य का हेड बॉडीगार्ड था। नहीं, मुझे सिंह कॉर्पोरेशन जाना है। इतना कहकर इत्ती जल्दी से कार में बैठ गई। सिंह कॉर्पोरेशन के कॉन्फ्रेंस हॉल में मंथली मीटिंग चल रही थी, लेकिन आज पहली बार था कि आहार्य का ध्यान किसी मीटिंग में बिल्कुल नहीं था। वो बस इत्ती के बारे में सोच रहा था। वो ठीक तो होगी। सिंह कॉर्पोरेशन के बाहर एक का आकर रुकी। कार से बाहर आकर इत्ती में उस बड़ी सी बिल्डिंग को देखा। आज पहली बार वो आहार्य के ऑफिस में आई थी। अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालकर उसने किसी को कॉल किया। कॉन्फ्रेंस मीटिंग में फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड अपनी मंथली परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन कर रहा था। अचानक ही किसी का फोन रिंग हुआ। सबकी नजर एक साथ ऋतिक पर गई। ऋतिक ने सदमे से अपनी पॉकेट को टच किया। हाँ, ये उसी का फोन था, लेकिन उसे तो कभी कोई कॉल करता ही नहीं था, इसलिए उसने अपना फोन साइलेंट करना ही छोड़ दिया था। ऋतिक ने देखा कि आहार्य उसे गुस्से से देख रहा था। बॉस, शायद कुछ इम्पोर्टेंट है। वो ऑकवर्डली मुस्कुराया और उसने फोन निकाल कर देखा। स्क्रीन पर शो हो रहे नाम को देखकर उसने फिर से आहार्य को देखा। उसका फोन कंटिन्यू रिंग कर रहा था। आहार्य ने देखा वो किसी बेवकूफ की तरह अपने फोन को लेकर खड़ा था। गेट आउट, उसने ऋतिक को मीटिंग रूम से बाहर निकाल दिया। मैम, आर यू ऑफ? बॉस मीटिंग में है, इसलिए उन्होंने आपका कॉल पिक नहीं किया होगा। कॉल पिक करते ही उसने जल्दी से कहा। मैंने उन्हें कॉल किया ही नहीं। तो मुझे क्या आपकी बॉस से लड़ाई हुई है? नहीं, मैं सिंह कॉर्पोरेशन के बाहर हूँ, तो आप जल्दी से बाहर आ जाओ। इत्ती की आवाज में फ्रस्ट्रेशन थी। वॉट वॉट वॉट? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती मम? दूसरी तरफ से इत्ती और ज्यादा चिढ़ गई। नहीं मैं आता हूँ। ऋतिक हड़बड़ी में लिफ्ट में घुस गया। बिल्डिंग से बाहर आकर उसने देखा कि इत्तिका से टिक कर खड़ी थी। उसके फेस पर पड़ती धूप की किरणों से वो बार बार इरिटेट हो रही थी। मैम, आप अचानक यहाँ क्यों खड़ी है? अगर आप विशाल को बोलती तो वो आपको अंदर ले आता। ऋतिक उसके सामने आते हुए बोला। उसने एक नजर हेड बॉडीगार्ड को देखा जो काफी परेशान लग रहा था। नहीं, मुझे मेन एंट्रेंस से अंदर नहीं जाना। इत्ती ने थोड़ा टिल्ट हो गई। अब उसे धूप नहीं लग रही थी, क्योंकि उसके सामने ऋतिक खड़ा था। मतलब? ऋतिक हैरान था। अरे मतलब, अगर मैं एंट्रेंस से गई तो सब लोगों को मेरी आइडेंटिटी पता चल जाएगी। तो मैं ऐसा नहीं चाहती। इन फ्यूचर मेरे कुछ और प्लान्स है। एनीवेज, मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि आप मुझे उस प्राइवेट लिफ्ट से ले चलिए। इत्ती ने असल बात कही। वो उस लिफ्ट की बात कर रही थी जो सीधा आहार्य के कैबिन में खुलती थी, जिसके बारे में आहार्य और ऋतिक के अलावा किसी को पता नहीं था। ऋतिक को इस बात से कोई हैरानी नहीं हुई कि इत्ती को उस प्राइवेट लिफ्ट के बारे में पता था। मैम, वैसे आप कौन से प्लान्स के बारे में बात कर रही थी?
लेफ्ट में जाते हुए उसने क्यूरियसली पूछा। वो? इत्ती ने पोंछ लिया। ऋतिक बेसब्र था। वो तो सीक्रेट है। उसकी बात सुनकर ऋतिक का मुंह बन गया। अगर यही हरकत कोई मैम के साथ करता तो मैम उसका पता नहीं क्या करती, ऋतिक ने सोचा। लिफ्ट डायरेक्ट आहार्य के कैबिन में खुली। इत्ती ने पूरे कैबिन में अपनी नजरें दौड़ाई। हे कितना बकवास कैबिन है। यहाँ तो मैं एक दिन भी न रह पाऊं, उसने मुंह बिगाड़ा। आई एम अग्री विद यू, आई विश मैम ये बात बॉस के मुंह पर बोल दे, ऋतिक ने मन ही मन सोचा। मैम आप वेट कीजिए, मैं बॉस को इन्फॉर्म करता हूँ, ऋतिक वहां से जाने लगा। नो, आप उन्हें मीटिंग खत्म होने तक कुछ मत बताना, इत्ती जाकर आहार्य की चेयर पर बैठ गई। ओक, ऋतिक ने कुछ सोचकर हामी भर दी। ऋतिक के कैबिन से जाने के बाद इत्ती कैबिन में अकेली थी। उफ, कैसा भूतिया कैबिन है, मुझे तो डर लग रहा है। उसने टेबल पर बने ड्रॉवर्स को खोलना शुरू कर दिया। काफी देर कोशिश करने के बाद वो फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाई, अरे ये क्या है, एक भी नहीं खुल रहा। ऐसा कौन सा खजाना छुपा है इन तिजोरियों में है, आने दो। 1 घंटे की लंबी मीटिंग के बाद आहार्य कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आया। उसके पीछे ऋतिक भी अजीब कश्मकश में बाहर आया। हाउ आर यू जीजा जी, अचानक ही शिवाय उनके सामने आते हुए बोला। आहार्य ने उसे बिना किसी इंटरेस्ट के देखा और कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। वैसे भी वो कभी भी मुंह उठाकर यहाँ आ जाता था। असल में मैं यहाँ एक मीटिंग के सिलसिले में आया था, तो सोचा तुमसे मिलकर जाऊं, कहीं मेरे ऐसे ही जाने से तुम्हें बुरा न लग जाए। शिवाय ने देखा कि आहार्य ने उस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी तो उसने खुद ही रीजन बता दिया। क्या मिस लॉरा को अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं करनी? वो तो अपनी जॉब के लिए काफी डेडिकेटेड है, ऋतिक ने नासमझी से जवाब दिया। डेडिकेटेड? आहार्य टेढ़ा मुस्कुराया और शिवाय की तरफ इशारा करते हुए बोला, इतनी डेडिकेटेड कि किसी को भी बिना अपॉइंट के ऑफिस में आना अलाउ कर देती है। बॉस यही बात आपको अपनी वाइफ से भी कहनी होगी। ऋतिक को शिवाय के लिए बुरा लगा। हे, क्या मतलब किसी को भी? मैं तुम्हारी वाइफ का इकलौता भाई हूँ, कुछ तो लॉयल्टी दिखाओ। शिवाय उसकी बात सुनकर बेहद नाराज हो गया। आई एम लॉयल टू माई वाइफ, आहार्य उसे इग्नोर कर लिफ्ट में चला गया। उसके जाते ही ऋतिक जल्दी से शिवाय से कुछ कहा। रियली, अब देखता हूँ वो उसे भी यही बात कहता है या नहीं। शिवाय भी दूसरी लिफ्ट में चला गया, उसके साथ ही ऋतिक भी। आहार्य अपने कैबिन में आया तो उसकी नजर अपनी चेयर पर गई। चेयर ऑपोजिट डायरेक्शन में थी और हैंडरेस्ट पर रखे किसी लड़की की उंगलियों की बस हल्की झलक दिखाई दे रही थी। आहार्य का चेहरा प्लेन हो गया। Who are you and how dare you come to my cabin without permission? उसने बहुत गुस्से से तेज आवाज में कहा। एपिसोड 154, That's none of your business। अब आगे। आहार्य ने एक कदम बढ़ाया ही था कि चेयर टर्न हुई और इतनी नाराजगी से बोली, आई एम योर वाइफ और मुझे यहाँ आने के लिए आपकी भी परमिशन की जरूरत नहीं है। चेरी तुम, तुम अचानक यहाँ, मुझे बताया क्यों नहीं? क्या कॉलेज में तुम्हें किसी से परेशान किया? आहार्य उसके करीब गया और उसने नॉन स्टॉप सवाल पूछना शुरू कर दिया। डबल फेस शिवाय जो अभी कैबिन में आया ही था, उसने धीरे से कहा। उसके पास खड़ा ऋतिक भी उसकी बात से अग्री था। वही तो मुझे आपसे पूछना था, जब आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप कोई गार्ड मेरे पीछे नहीं लगाएंगे, तो वो अनंत, इत्ती ने उसे घूरते हुए पूछा। अनंत? किसकी बात कर रही हो तुम? आहार्य ने अजीब एक्सप्रेशंस के साथ कहा। इत्ती ने उसके फेस को देखा। क्या आप उस अजीब से लड़के को नहीं जानते? सच में? तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने मेरी हेल्प की? इत्ती कंफ्यूजन में बड़बड़ाने लगी। साफ साफ बताओ, क्या तुम्हें किसी ने बुली किया? आहार्य का पेशेंस जवाब दे रहा था। उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करने लगा। वेट, इत्ती ने जल्दी से उसका फोन छीना और उसे आज के इंसिडेंट के बारे में बताने लगी। व्हाट? तो तुम मुझे कॉल नहीं कर सकती थी? दे हैव पे फॉर हिट, आहार्य ने गुस्से से कहा। इत्ती की पूरी बात सुनकर उसका खून खोल गया था। हाँ, तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? शिवाय जो दूर पर खड़ा कब से उनकी बातें सुन रहा था, वो अपने दांत पीसते हुए कैबिन में आया।
भाई साहब आप यहाँ। इत्ती ने अपने पति और भाई के गुस्से से सुलगते चेहरों को देखा। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों रीवान बीस्ट और उसके ग्रुप को इस दुनिया से गायब करने का इरादा कर रहे थे। ओह दैट्स नॉट अ बिग डील। वैसे भी कॉलेज में तो रैगिंग कॉमन है। और क्या हो जाता बस कोई टास्क दे देते। आप दोनों ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। इत्ती ने पछतावे से अपना सर पकड़ लिया। ओवर रिएक्ट लाइक सीरियसली। तुम मुझे कॉल नहीं कर सकती थी। एंड द प्रिंसिपल। आहार्य बोलते बोलते रुक गया। क्या प्रिंसिपल क्या क्या बोल रहे थे आप रुक क्यों गए। इत्ती चेयर से उठ खड़ी हो गई। अपने सामने खड़े शिवाय और आहार्य को उसने सर उठाकर देखा। दोनों उसे सर झुकाकर देख रहे थे। आई मीन की दैट इररिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल। एक कॉलेज मैनेज नहीं कर सकता। आहार्य ने सीधे तरीके से अपनी बात कंप्लीट करते हुए फिर से इत्ती को चेयर पर बैठा दिया। अगर यही बात हुई देन गुड फॉर यू। अगर आपने प्रिंसिपल से मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने का ऑर्डर दिया होगा या मेरी रियल आइडेंटिटी बताई होगी देन इट्स वेरी इंजोरियस टू योर हेल्थ। इत्ती ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा। बॉस हमेशा सबको ऑर्डर देते रहते थे ना। आज उसी इंसान को उसे के ऑफिस में उसी के कैबिन में उसकी की चेयर पर बैठकर उसकी वाइफ उसे धमकी दे रही थी। ऋतिक को ये सीन इतना सैटिस्फाइंग क्यों लग रहा था। ट्रस्ट मी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आहार्य ने स्ट्रेट फेस के साथ कहा। उसके फेस पर कोई शिकन न देखकर इत्ती को उस पर यकीन हो गया। मेरी बेचारी। एक मिनट बेचारी तो नहीं हाँ मेरी बेवकूफ बहन को देखो कैसे बेवकूफ बना रहा है ये आदमी। शिवाय ने तिरछी नजर से आहार्य को घूरा। तुमने यहाँ आने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं। एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म तो करती। आहार्य ने अपना पहला सवाल दोहराया। ओह हाँ मैं तो बताना ही भूल गई। आज मेरे साथ कितना बुरा हुआ वही तो मैं बताने आई थी आपको। वो बात सोचकर इत्ती को अचानक गुस्सा आने लगा। हम और मुझे यहाँ लेकर विशाल अंकल आए और आपके कैबिन में मुझे उसने ऋतिक की तरफ इशारा किया। आहार्य ने ऋतिक को गुस्से से देखा। बॉस मुझे तो अचानक मैम का कॉल आया था कि मैं उन्हें लेने आ जाऊं वो भी प्राइवेट लिफ्ट से। उनका कहना था कि उनके कुछ फ्यूचर प्लान्स है। उन्होंने ही मुझे आपसे बताने से मना किया था। ऋतिक ने एक ही सांस में अपनी बात कह डाली। सच बताना तुम कब से इन्हीं लाइंस की प्रैक्टिस कर रहे थे ना। शिवाय ने हंसते हुए पूछा तो जवाब में ऋतिक ने बिना झिझक सर हिलाते हुए हामी भरी दी। ऋतिक ने फिर से आहार्य को देखा और मुश्किल से स्माइल करते हुए बोला। बॉस आप तो जानते हैं ना अगर मैं मैम की बात न मानता तो वो। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। क्या आप मुझे इनडायरेक्टली चुड़ैल कहना चाहते हैं। वैसे भी मुझसे तो वैसे ही आपको प्रॉब्लम होती है। मैं आपके और आपके बॉस के बीच में जो आ गई। इत्ती ने आहार्य और ऋतिक को बारी बारी पॉइंट किया। शायद तुम्हारे पास काफी सारा फ्री टाइम है। आहार्य के कहते ही शिवाय जल्दी कैबिन से बाहर चला गया। तुम कहना चाहती हो कि तुम्हारे ये पति गे है। शिवाय हकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतनी तिरछी नजरों से आहार्य को देखा और अपना गला तर करते हुए बोली। व्हाट्स सो फनी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। सच में मैंने ऐसा नहीं कहा। उसने मासूम सा चेहरा बनाकर आहार्य को देखा। तुम कॉलेज से इतनी जल्दी क्यों आ गई। तुमने सिर्फ एक ही क्लास ली होगी राइट। आहार्य ने अपनी वॉच को देखा। हाँ पता है। कितना बकवास कॉलेज है। फर्स्ट डे ही कौन टेस्ट लेता है। वो भी 12th तक के सिलेबस का। इतनी बहुत गुस्से से दोनों को ये बात बता रही थी। आहार्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अपने फॉरहेड को धीरे से सहलाते हुए अपनी मुस्कान जब्त की। इत्ती ने अपने गुस्से में गौर नहीं किया लेकिन शिवाय ने उसकी मुस्कान भी देखी और मुस्कान के पीछे की वजह भी जान गया। आहार्य की नजर शिवाय पर गई। उसने आंखों ही आंखों में शिवाय को कुछ न बोलने की वार्निंग दी। अपनी बात खत्म करने के बाद इत्ती ने देखा कि शिवाय और आहार्य एक दूसरे को देख रहे थे। शायद यहाँ किसी को भी मेरी प्रॉब्लम सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। हे। इत्ती ने टेबल पर पड़ा अपना बैग उठाया। सुनी मैंने तुम्हारी बातें। आहार्य ने अपने जेब से उसे एक चॉकलेट निकाल कर देते हुए कहा। हे मैं क्या कोई छोटी सी बच्ची हूँ जो एक चॉकलेट से मान जाऊंगी। इत्ती ने चॉकलेट छीन ली। तो क्या चाहिए तुम्हें।
मुझे आपका क्रेडिट कार्ड चाहिए, वो भी गोल्ड वाला। इत्ती ने अपना हाथ उसके सामने किया। वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। क्यों? इत्ती खासी हैरान थी। तुम इतनी शॉपिंग कर चुकी हो कि अब मुझे ओवरटाइम करना पड़ रहा है। आहार्य ने अपनी मुस्कान रोकते हुए कहा। वॉट? अरे तुम मेरा कार्ड ले लो। वैसे भी जब से तुम अपने ससुराल गई हो हम पहले से भी ज्यादा रिच हो गए हैं। शिवाय तेज तेज हंसने लगा। भाड़ में जाए आप दोनों। मैं घर जा रही हूँ। इत्ती तुनक कर चेयर से खड़ी हुई। इस बार तुम पक्का जा रही हो या पिछली 2 बार की तरह बस खड़ी होकर बैठ जाओगी? शिवाय की हंसी बरकरार थी। मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ रुकने का, वैसे भी इस कैबिन का ओवरलुक इतना नेगेटिव है कि मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकती। इत्ती ने लिफ्ट में जाने से पहले कहा और वहां से चली गई। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? वो अब घर जाकर सोने वाली है। उसके सवाल का जवाब देकर आहार्य ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करते हुए बोला, उसे सेफली घर छोड़कर आओ एंड देन यू थ्री कम टू माई कैबिन। ऋतिक, विशाल एंड थर्ड पर्सन। किसकी क्लास लेने वाले हो तुम? उसके फोन रखते ही शिवाय ने पूछा। दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आहार्य अपनी चेयर पर बैठ गया। ओह रियली? मैं अभी उसे कॉल करके बताता हूँ कि उसके सरप्राइज टेस्ट के पीछे तुम्हारा हाथ था। शिवाय ने धमकी दी। एज यू विश एंड नाउ गेट लॉस्ट फ्रॉम माई कैबिन। आहार्य ने लैपटॉप स्क्रीन को देखते हुए कहा। हे, शिवाय गुस्से से कैबिन से बाहर चला गया। आधे घंटे बाद कैबिन का डोर नॉक हुआ और 3 लोग कैबिन में आए। आहार्य अपनी चेयर पर लीन हो गया। एपिसोड 155, फाइंड आउट अबाउट अनंत। अब आगे। आहार्य ने अपने सामने खड़े उन 3 लोगों को देखा और सोफे पर लीन हो गया। बॉस, अगर मैं तब उन्हें बचाने आगे आती या कोई सीन क्रिएट करती तो जरूर उन्हें मुझ पर शक हो जाता, लेकिन अब उन्हें मुझ पर कोई शक नहीं होगा। मैंने उन्हें यकीन दिला दिया कि मॉल में हमारी मुलाकात होना और फिर क्लासमेट होना महज एक कोइंसिडेंस था। आंचल ने एक्सप्लेनेशन दिया। आहार्य ने विशाल की तरफ देखा तो उसने लड़खड़ाती जबान से कहना शुरू किया, बॉस मैं आपको इन्फॉर्म करने वाला था, लेकिन मैम ने मेरा फोन छीन लिया। उसकी बात सुनकर आहार्य ने अपने सर को सहलाया। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं था, इतनी ऐसा कर सकती थी। आहार्य ने ऋतिक की तरफ देखा तो उसने अपनी वही बात रिपीट कर दी को उसने कुछ देर पहले इत्ती के सामने कही थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद आहार्य ने कहा, हुआ अनंत? अब बॉस वो थोड़ा अजीब है। उसका कोई खास बैकग्राउंड नहीं, नहीं कॉलेज में वो किसी से बात करता है, इवन टीचर्स से भी नहीं। तो उसने मेरी चेरी की हेल्प क्यों की? आहार्य ने उसकी बात काट दी। उसकी आवाज में एक अजीब तरह की चिढ़ और जलन का एहसास था। आंचल के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। उसने खामोशी से मन में सोचा, शायद उसे आपकी चेरी से लव एट फर्स्ट साइट हो गया हो। आहार्य ने ऋतिक को देखा तो उसने अपना फोन निकालते हुए बताना शुरू किया, बॉस मिस आंचल ठीक कह रही है। अनंत उसका कोई सरनेम नहीं है। वो अपनी माँ के साथ एक स्लम एरिया में पला बड़ा था और आज से 2 साल पहले उसकी माँ की डेथ हो गई थी। उसके बाद से वो अकेला है एंड वो काफी सारी पार्ट टाइम जॉब्स करता है। ऋतिक ने अपना फोन आहार्य को दिया। आहार्य ने स्क्रीन पर अनंत की फोटो देखी। व्हाइट एंड ब्लैक वेट यूनिफॉर्म पहने अनंत से उसे कांस्टेंट वाइब्स क्यों आ रही थी? न अच्छी न ही बुरी। ऐसा कैसे हो सकता था? आहार्य के स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन और उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसेस किसी भी इंसान की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी आसानी से डिटेक्ट कर लेते थे। आज पहली बार उसे किसी से ग्रे फीलिंग आ रही थी। वो चेयर पर पीछे हुआ और एक नजर फिर से अनंत की सिल्वर आइज को देखा। इंटरेस्टिंग। वो मिस्टीरियसली मुस्कुराया। उसके सामने खड़े 3 लोग उसकी मुस्कान देखकर कंफ्यूज थे। यू बोथ कैन गो। उसका ऑर्डर सुनकर आंचल और विशाल वहां से चले गए। फाइंड आउट अबाउट अनंत। आहार्य ने ऋतिक को कंफ्यूज कर दिया। बॉस, ये अनंत की ही डिटेल्स है। उस अनंत के बारे में पता करो जो स्लम एरिया में पला बड़ा है, जिसकी मॉम की 2 साल पहले डेथ हुई है। आहार्य ने सीधे लहजे में कहा। अब ऋतिक को उसकी बात समझ आई। उसने अपनी हैरानी छुपाते हुए कहा, ओह बॉस, अनंत ये तुम्हारी सैलरी, तुम अच्छा काम कर रहे हो।
मैंने मैनेजर से तुम्हारी सिफारिश की थी और तुम्हारी काबिलियत को देखते हुए मैनेजर अगले महीने होने वाली पार्टी में तुम्हें भेजने को तैयार हो गया। इस एक पार्टी में थोड़ी देर की शिफ्ट से तुम इतना कमा सकते हो जितना तुमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमाया होगा। एक उसी के हम उम्र लड़के ने खुशी से उसे बताता। कितने क्रो, अनंत ने अपना अप्रैन उतारते हुए कहा। कुछ देर के लिए उसके पास खड़ा आदमी स्पीचलेस हो गया, फिर हंसते हुए बोला, तुम मजाक भी करते हो? नहीं। अनंत ने उसके हाथ से लिफाफा लिया और अपना सवाल दोहराया। कभी कभी मुझे लगता है तुम किसी अलग ही दुनिया से हो, क्रो। वी आर जस्ट अ वेटर, इतना तो हम पूरी लाइफ। अनंत ने एनवलप खोलकर देखा और बिना उसकी बात पर ध्यान दिए वहां से चला गया। इसे मैं 3 महीने से जानता हूँ, लेकिन अब तक मैं उसे 1% भी समझ नहीं पाया। उसने अपना सर झटका और दोबारा अपने काम में लग गया। अनंत उस लग्जरियस होटल से बाहर आया और पैदल सड़क पर निकल गया। रात के वक्त काफी सारी गाड़ियां आ जा रही थी। अनंत सामने देखते हुए बेफिक्री से चल रहा था। भाई, कहाँ जाना है तुम्हें? अनंत ने सर घुमाया। उसी के बगल में एक टैक्सी खड़ी थी। कहाँ जाना है? ड्राइवर ने फिर सवाल किया। फ्री, अनंत ने बिना किसी खास एक्सप्रेशन के कहा। ड्राइवर ने हैरानी से उसे देखा, फिर गुस्से से बड़बड़ाते हुए बोला, फ्री? कैसा पागल इंसान है? बड़बड़ाते हुए उसने फिर से टैक्सी स्टार्ट की और वहां से चला गया। अनंत ने फिर से चलना शुरू किया। काफी देर तक चलने के बाद वो एक गली में पहुंचा। उस गली को पार करने के बाद वो एक मोहल्ले जैसी जगह में आया, जहां काफी छोटे छोटे मकान की शक्ल में ईंटों के घर बने थे। अनंत एक घर के सामने आया जिसका दरवाजा भी बेहद खराब हालत में था। ईंटों की कमजोर दीवारें, उसके एक बार खींचने से ही दरवाजा अजीब सी चरचराहट के साथ खुल गया। अनंत घर के अंदर गया, जिसकी दीवारों पर किया गया ब्लू पेंट भी अब कहीं कहीं से निकल गया था। एक रूम और एक हॉल, हाँ बस इतना ही। उसने चारों तरफ देखा और उस इकलौते कमरे में गया और वहां रखी उस लोहे की अलमारी का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। चारों तरफ बड़ी बड़ी स्क्रीन की रोशनी सोफे पर बैठे अनंत के चेहरे पर पड़ रही थी, जो बेहद गौर से उस स्क्रीन पर चल रही वीडियोस को देख रहा था। उसने अपना सर घुमाया और दूसरी स्क्रीन को देखा, जिसमें आहार्य ने इत्ती की मांग में सिंदूर भरा, फिर उसके माथे को चूम लिया। जाहिर था ये उनकी शादी की वीडियो थी। स्लाइड चेंज हुई। इस बार वीडियो सिर्फ आहार्य की थी, जिसमें आहार्य ने गुस्से से अपनी आंख बंद की और कुछ ही सेकंड में दोबारा खोली। अनंत एक टच स्क्रीन को देखते हुए सोफे से खड़ा हुआ और उसने उसी अंदाज में अपनी आंख बंद की। शांत कमरे की गहरी शांति को खत्म करते हुए अनंत का फोन रिंग किया। उसने अपनी आंखें खोली और अपने सर को सहलाया। तो आज फाइनली तुम्हारी मुलाकात उससे हो गई होगी। कॉल के दूसरे एंड से किसी शख्स की गहरी आवाज आई। अनंत ने अपने स्क्रीन पर इत्ती के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हें आगे क्या करना है, इस बार उस शख्स की आवाज में धमकी थी। अनंत ने सोफे पर सर टिका लिया और उस शख्स की बातें बिना किसी दिलचस्पी के सुनने लगा। वही बातें जो वो पिछले 13 सालों से सुनता आ रहा था। जब सामने से आवाज आना बंद हो गई तब अनंत ने अपनी आंख खोली। उसकी आंखें बेहद सुर्ख थी। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।